नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 73वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके अन्य क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो उनसे रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी अच्छी से रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस हमारे 72 भाग है उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी पुस्तक है? देखिए, यह किताब उत्तराखंड यात्रा दर्शन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एग्जाम के अंदर ये किताब का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके राइटर का नाम उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये किताब लिखी है शिव प्रसाद डबराल ने। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब इनसे जुड़े हुए जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल की तुलना बाणभट्ट के साथ होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड का बाणभट्ट किसको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल का उपनाम है चारण। ठीक है, तो यह भी पेपर में पूछा जा चुका है कि चारण किसका उपनाम है? तो शिव प्रसाद डबराल का है। क्यों इनको ये उपनाम मिला? तो इनका जो स्वभाव है, इनका स्वभाव घुमक्कड़ी स्वभाव, उसके कारण इनको ये चारण का उपनाम मिला है। ठीक है, इनकी तुलना बाणभट्ट से होती है और इन्हें उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये तो हमने बात करी इनके नामों की। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। एक रचना आपको याद रखनी है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन। अगर आपको पूछे उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, ये किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की। 12 भागों में इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास इस किताब को लिखा है। इसके अलावा अगर आपको पूछे टिहरी का इतिहास, इस किताब के लेखक कौन है? तो टिहरी का इतिहास पूछे या उत्तराखंड का इतिहास, दोनों के राइटर कौन है? शिव प्रसाद डबराल। स्पेशली अगर गढ़वाल का इतिहास पूछता है, हम जानते हैं हरिकृष्ण रतोड़ी। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का पूछेगा शिव प्रसाद डबराल। टिहरी का पूछेगा शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इनकी और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है गोरा बादल। ये आपको याद रखनी है। गोरा बादल किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की। संघर्ष समिति, गढ़वाली मेघदूत, राष्ट्र रक्षा काव्य और महाराणा संग्राम सिंह, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं शिव प्रसाद डबराल की। तो एक क्वेश्चन से आपका पूरा यहां पर हमने शिव प्रसाद डबराल से मैक्सिमम क्वेश्चन को यहां पर कवर किया। चलिए, इनको आप साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें, ताकि आपके एक टाइप के क्वेश्चन, एक चीज से जुड़े हुए क्वेश्चन एक जगह पर आपके नोट होते चलें। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब हुआ था? देखिए, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड ये आपका 10 नवंबर 1995 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। कहां हुआ था ये गोलीकांड? ये आपके श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, जो श्रीनगर में श्रीयंत्र स्थापित है वहां पर ये गोलीकांड हुआ था। और इस गोलीकांड में यशोधर बेंजवाल, इनके साथ राजेश रावत, ये दोनों यहां पर शहीद हो गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीयंत्र टापू गोलीकांड के शहीदों का नाम पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ये दोनों श्रीयंत्र गोलीकांड में यहां पर शहीद हुए थे। कब हुआ? डेट सहित आपको याद रखनी है, 10 नवंबर 1995। ठीक है, इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण कांड जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं, उन तीनों की डेट सहित आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है 1 सितंबर 1994। सभी जानते हैं इस दिन खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, जिसे काला दिवस के रूप में आज हम जानते हैं। इस दिन को, इस घटना को क्या कहा जाता है? काला दिवस। इसके बाद दूसरी डेट आपको याद रखनी है, 2 सितंबर 1994, जिस दिन मसूरी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, मसूरी कांड कब हुआ? 2 सितंबर को। और तीसरी डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1994, जिस दिन रामपुर तिराहा कांड, जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। इन तीनों डेट्स को आपको याद रखना है और इसके साथ श्रीयंत्र गोलीकांड को भी आपको याद रखना है। चलिए,
नेक्स्ट है हमारा निजमुला घाटी किस जनपद में स्थित है। निजमुला घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है। ये जो आपकी घाटियां हैं लगातार पेपरों में पूछी जाती रहती हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत किसने करी थी। देखिए अल्मोड़ा के अंदर जो कुमाऊं रामलीला की शुरुआत की गई थी यह देवीदत्त जोशी के द्वारा 1860 में शुरू की गई थी। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साल भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है तो देखिए जो रामलीला आज भी कुमाऊं में होती है, कुमाऊं मंडल में होती है, अगर आपको पूछे किस शैली की है तो अल्मोड़ा शैली की ही रामलीला होती है। और अल्मोड़ा में सबसे पहले जो रामलीला करवाई वो किसने करवाई थी, देवीदत्त जोशी ने 1860 में। ठीक है, आपको पूछ सकता है अल्मोड़ा में होने वाली रामलीला किस शैली की है तो अल्मोड़ा शैली की है। ठीक है, कुमाऊं में होने वाली रामलीला किस शैली की है, अल्मोड़ा शैली, जिसको शुरू किसने करवाया था, देवीदत्त जोशी ने। कब, 1860 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है। देखिए हरियाली मेला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, हाईकोर्ट के एग्जाम में ये पूछा गया था 2019 में, तो आपको याद रखना है क्योंकि इसको लेकर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, तो उसको भी हम यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। हरियाली मेला आपका कौन से जनपद में लगता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल जनपद में लगता है हरियाली मेला। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था। एक और चीज आपको अब यहां से याद रखनी है, ये तो आपका क्लियर हो गया, हरियाली मेला नैनीताल में है। अगर पूछेगा हरियाली पूरा मेला कहां लगता है, ठीक है, हरियाली पूरा मेला तो ये आपके चमोली में लगता है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, दोनों मेले अलग अलग हैं। हरियाली पूरा मेला ये चमोली में लगता है और सिर्फ हरियाली मेला पूछेगा तो ये आपके नैनीताल में लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछे हरियाली देवी मंदिर ये कहाँ है तो हरियाली देवी मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में है। तो तीनों याद रखने हैं, हरियाली पूरा मेला आपके चमोली में लगता है, कर्णप्रयाग में, हरियाली मेला आपके नैनीताल में लगता है, इसे कभी कभी हरियाली देवी मेला भी कहा जाता है, और हरियाली देवी मंदिर अगर पूछेगा तो वो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो आई होप अब आपका ये कंफ्यूजन यहां पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वप्रथम डाक प्रणाली किस किस के बीच शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में जब डाक व्यवस्था शुरू की गई, डाक प्रणाली शुरू की गई तो यह किस किस के बीच शुरू की गई। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में उत्तराखंड में सबसे पहले डाक प्रणाली को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1815 में होती है और कौन करता है, कुमाऊं का जो पहला कुमाऊं कमिश्नर है ई गार्डनर, उसके द्वारा डाक प्रणाली की शुरुआत यहां पर की जाती है। किस किस के बीच, अल्मोड़ा और श्रीनगर। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, देखिए 1815 इसी समय ब्रिटिश जो है वो उत्तराखंड में आए हैं, गोरखाओं को उन्होंने हटाया है। इस समय दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं, चंदों का प्रमुख राजधानी कहां थी, अल्मोड़ा थी, और पवारों की श्रीनगर। तो इन्हीं के बीच में डाक प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, चलिए, इस डाक प्रणाली को शुरुआत गार्डनर ने करी थी और बाद में इसका विस्तार विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था। देखिए यूपी विधानसभा के अंदर अलग राज्य को लेकर जो पहला प्रस्ताव रखा गया था, यह प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा रखा गया था। ठीक है, किसने रखा था ये प्रस्ताव, जसवंत सिंह बिष्ट ने, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के एक विधायक थे। ठीक है, और इन्होंने ये प्रस्ताव किस वर्ष रखा विधानसभा में, 1990 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो आपको दो तीन बातें यहां पे याद रखनी है। पहला, यूपी विधानसभा के अंदर अलग राज्य का जो पहला प्रस्ताव आया, ये कब आया, 1990 में, और किसने रखा, जसवंत सिंह बिष्ट ने। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, मेवला ग्लेशियर कहां स्थित है। देखिए मेवला ग्लेशियर ये आपको करंट के पेपर में यानी कि करंट अफेयर्स के रूप में ये क्वेश्चन बन सकता है। मेवला ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। करंट के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ग्लेशियर्स जितने भी हैं उत्तराखंड में, उनका अध्ययन करने के लिए मेवला ग्लेशियर के समीप एक लेबोरेटरी यहां पर स्थापित की जाएगी। तो आपको पूछ सकता है ग्लेशियर के अध्ययन के लिए जो एक लैब बनाई जा रही है वो कहां बनाई जाएगी, किस ग्लेशियर के नजदीक बनाई जाएगी। तो मेवला ग्लेशियर के नजदीक, जो कि आपके
पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए, पिथौरागढ़ में जो पंचाचूली पर्वत है उसी के समीप ये ग्लेशियर स्थित है और पंचाचूली पर्वत को एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार उसकी एग्जैक्ट हाइट पूछी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है। जो आपका ये बग्गी बग्गा खेल है ये किस जनजाति से संबंधित है? सही आंसर है थारू जनजातियों का ये खेल है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जानवी नौला किस जनपद में स्थित है। तो नौले पेपर में पूछे जाते रहते हैं। जानवी नौला आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसके अलावा अगर पूछा जाता कटकू नौला ये कहाँ है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। टूटा नौला ये भी पिथौरागढ़ में है और एक हथिया नौला जो कि सबसे प्रसिद्ध है ये आपके चंपावत में है। तो चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी 1987 में यूकेडी का विभाजन होता है। ठीक है, जब उत्तराखंड का विभाजन होता है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन होता है, उस समय अध्यक्षता किसके पास जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि 1987 में यूकेडी के विभाजन के बाद इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो काशी सिंह ऐरी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कौन है, काशी सिंह ऐरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर हमने बात करी 1987 की। 1987 हमको कई सारे प्रश्न देता है, तो हमको इस वर्ष को अच्छे से पढ़ना है। पहला प्रश्न आपको यहां पर मिला, यूकेडी का यहां पर विभाजन हुआ और काशी सिंह ऐरी अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा प्रश्न यहां से यह बनता है 1987 से कि इसी वर्ष पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग पहली बार कब की गई, तो 1987 में की गई। तीसरा प्रश्न यह बनता है यहां से कि 1987 में ही अलग राज्य की मांग को लेकर जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार थे, इन्होंने संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न बनता है कि पत्र बम संसद में किसने फेंका था, त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने। कब फेंका था, तो इन्होंने 1987 23 अप्रैल को यह पत्र बम फेंका था। ठीक है, और चौथा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि 1987 में ही बीजेपी का एक सम्मेलन होता है अल्मोड़ा के अंदर। उसके अध्यक्ष होते हैं LK आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी उसके अध्यक्ष होते हैं 1987 में। और इसी सम्मेलन में बीजेपी के द्वारा ये मांग यहां पर मानी गई कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बात बीजेपी के द्वारा कब मानी गई, 1987 में अल्मोड़ा सम्मेलन में। अध्यक्ष कौन थे, LK आडवाणी। हालांकि वहां पर यह बात स्वीकार की गई कि जो नया राज्य बनेगा, उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय इलाका है, उसे नए राज्य का दर्जा दिया जाएगा और नाम उत्तराखंड नहीं रखा जाएगा, नाम उत्तरांचल रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य में खलिया टॉप बुग्याल कहाँ स्थित है। खलिया टॉप बुग्याल आपके पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में ये स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध जगनी मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। जो आपका जगनी मेला है आपको सीधा यही पूछ लेगा ये कहाँ लगता है, तो जगनी मेला पिथौरागढ़ में लगता है और कितने वर्षों के अंतराल में लगता है, तो ये मेला हर 15 वर्षों में लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो किरजी महोत्सव था वो हर 12 वर्ष में लगता है, जगनी मेला आपके 15 वर्ष में लगता है। नेक्स्ट है हमारा तीन धारा पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है। तीन धारा नामक पर्यटन स्थल आपके कौन से जनपद में है, आपने बताना है। सही आंसर है टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय की यात्रा किसकी पुस्तक है। देखिए ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है और जो चारों लेखक मैंने यहाँ पर ऑप्शन में डाले हैं, इन चारों लेखकों की रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, तो उनको भी देखेंगे क्योंकि सारी रचनाएं इसी नाम से मिलती जुलती हैं। चलिए हिमालय की यात्रा की बात करें तो यह रचना है ऑप्शन सी काका साहेब कालेलकर की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी काका साहेब कालेलकर। इनकी किताब का नाम क्या है, हिमालय की यात्रा।
अब बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक किताब है हिमालय से जुड़ी हुई, उसका नाम है हिमालय परिचय। ठीक है, तो हिमालय परिचय किसकी किताब है? ये आपके राहुल सांकृत्यायन की है, याद रखना है। एक किताब है हिमालयन ट्रैवल्स करके, ये किसकी है? तो हिमालयन ट्रैवल्स ये जोध सिंह नेगी की किताब है। ठीक है, और एक किताब है हिमालयन फोकलोर। ठीक है, हिमालयन फोकलोर ये किसकी किताब है? तो यह किताब शर्मन ओकले की किताब है। ठीक है, यह किताब इन्होंने तारादत्त गेरोला के साथ मिलकर लिखी है। तो ये चारों किताबें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय की यात्रा ये काका साहेब कालेलकर की है। राहुल सांकृत्यायन की किताब का नाम है हिमालयन परिचय। जोध सिंह नेगी की किताब का नाम है हिमालयन ट्रैवल्स। और शर्मन ओकले और तारादत्त गेरोला इनकी किताब का नाम है हिमालयन फोकलोर। ठीक है, शर्मन ओकले की एक किताब का नाम एक और है, इसकी किताब, इसका नाम है होली हिमालय। ठीक है, और ये किताब पेपर में पूछी भी जा चुकी है। तो होली हिमालय ये किताब भी शर्मन ओकले की है। तो चारों लेखक और चारों की किताबें इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूं आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 2005 में होती है और ये आपके देहरादून में स्थित है। इसका वर्तमान नाम क्या है? इसको किसके नाम पर कर दिया गया है? तो माधो सिंह भंडारी के नाम पर इसका नाम अब वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? तो माधो सिंह भंडारी के नाम पर कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न किसकी पुस्तक है? एक और इंपॉर्टेंट किताब है, इनका राइटर भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न ये किताब लिखी है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक किताब और है मध्य हिमालय की समस्या। ठीक है, तो मध्य हिमालय की समस्या ये किसकी किताब है? सुंदरलाल बहुगुणा की। और उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न ये किताब भी इन्हीं की है। दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए, हमने ये क्वेश्चन कई बार देखा है कि 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें कहां से मिली हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। इनकी खोज कब हुई थी? तो ये आपके 1989 में खोजे गए थे। तो आपको वर्ष याद रखना है 1989। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मुंशियारी में जनजातीय संपदा संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी? देखिए, मुंशियारी पिथौरागढ़ में जनजाति संपदा संग्रहालय इसकी स्थापना यहां पर शेर सिंह पांगती के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये यहां पर मैंने हिंदी में लिखा है, तो आपको ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर आपने इसका नाम पढ़ा होगा, कईयों ने इसको पढ़ा भी होगा लेकिन इंग्लिश में पढ़ा होगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। अब आपको याद आ गया होगा। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम ये आपके पिथौरागढ़ के मुंशियारी में है, जिसको शेर सिंह पांगती के द्वारा स्थापित किया गया था। हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा ऐसे ही दे दे, जनजातीय संपदा संग्रहालय, अंग्रेजी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। किसने स्थापित किया है? शेर सिंह पांगती ने। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक और पांगती जी हैं, सुरेंद्र सिंह पांगती। इनको लेकर भी प्रश्न बनता है। इन्होंने एक संस्था का गठन किया था, संस्था का नाम था धाद। पूछा जाता है धाद नामक संस्था किसने स्थापित करी है? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, सुरेंद्र सिंह पांगती ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। ये किताब भी आपके सुरेंद्र सिंह पांगती की है। और ये जो संग्रहालय है ये किसने बनाया है? शेर सिंह पांगती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है या कौन सी ऐसी किताब है जिसमें हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बाबरनामा। बाबरनामा में उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारियां नहीं मिलती हैं। आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। जहांगीरनामा आप सभी जानते हैं,
जो जहांगीर था, जहांगीर ने जो पंवार राजा थे श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है कि किस पंवार राजा को जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े उपहार में दिए गए थे, तो वो राजा था श्याम शाह। ठीक है, और इनका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। दूसरा, शाहजहांनामा। यह जो शाहजहां के ऊपर किताब है, तो आप सभी जानते हैं शाहजहां का भी उत्तराखंड से संबंध रहा है। उसने महिपति शाह की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में सेना भेजी थी रानी कर्णवती के खिलाफ, जिसकी रानी कर्णवती ने नाक कान कटवा दिए थे और नाक कटी रानी के नाम से वे प्रसिद्ध हुई थी। तो शाहजहां का भी संबंध है, लेकिन बाबर का कोई भी संबंध उत्तराखंड से देखने को नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बाबरनामा में उत्तराखंड का इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। बाकी हमें जहांगीरनामा में श्याम शाह का उल्लेख मिलता है। शाहजहां में जो किताब है ये, इसमें हमें लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 73वां हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी और एक्स्ट्रा फैक्ट को आपने ज़रूर नोट यहाँ पर किया होगा। क्वेश्चन हमने भले ही यहाँ पे 20 कवर किए, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को काउंट करें तो हमने 40+ क्वेश्चंस जो सिमिलर क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, उनको हमने यहाँ पर देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो का लिंक ज़रूर डालें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स।